हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। अभी तक हम लोग ने दो आंसर पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हमारे पास 2 से 3 आंसर बचे हैं जिसको हमें बहुत डीपली समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें से जो 2 आंसर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। क्योंकि उसमें से जो हमारा एक आंसर है वो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत सालों से पेपर में दिखते आ रहा है और इसको कहा जाए तो उसी का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर भी है जो बोर्ड में दिखता ही है। ओके, और अगर बोर्ड में नहीं भी दिखता ना बेटा, तो ये जो आंसर है वो लाइफ के लिए भी बहुत ही मीनिंगफुल है। ओके, अब हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो एक ही आंसर में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बिकॉज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा मैं एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हमारे जो हेनरी फेयोल थे वो कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे। हेनरी फेयोल हमारे लिए क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे, जिन्होंने हमें मैनेजमेंट की टेक्निक समझाई थी। हमने पढ़ा था ना, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ गाइडलाइन, ओके, विच यू कैन यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज कुछ भी हो, नेचर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप यूज कर सकते हो। उसमें से जो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसने दिया? हमें हेनरी फेयोल ने दिया। अब हेनरी फेयोल के बारे में अगर हम पढ़े तो हेनरी फेयोल 1841 से लेकर 1925 तक थे। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो बाद में किसमें चले गए? लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ माइनिंग इंजीनियर इन फ्रेंच माइनिंग कंपनी, एंड उसके बाद उनकी पोजीशन कहां तक पहुंच गई? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक। आंसर के लिए जरूरी नहीं है, बट थोड़ा पता रहना चाहिए, बिकॉज कभी आपको लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हो। फिर इन्होंने अपने एक बुक में, ये बहुत जरूरी है, फेयोल ने प्रपोज किया 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिन्होंने एक्सप्लेन किया जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। और उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से, मतलब उनने ये जो हमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, अब देखिए इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल में, आपके सामने दिख रहा है, अगर ये आपको छोटा दिखता होगा तो स्क्रीन को मोबाइल साइज फिट कर लीजिए। और इसमें उन्होंने क्या किया है? 14 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है। आप टेक्स्ट बुक भी ओपन कर सकते हैं तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो देखिए जो 14 प्रिंसिपल है, जो 14 प्रिंसिपल है, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या? कि फेयोल साहब क्या कहते हैं कि हमेशा आप जब भी काम दे रहे हो तो काम को क्या कर दीजिए? आप बांट दीजिए। काम को क्या कर दीजिए? बांट दीजिए उनके वर्क के हिसाब से। बिकॉज अगर आप काम को बांटेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, किसकी? फर्म की। क्यों? बिकॉज जो एम्प्लॉयज है वो एफिशिएंटली काम करेंगे। देखिए अंदर भी वही लिखा है कि वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए उनके टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल के हिसाब से। इससे क्या होगा? काम इंप्रूव होगा। ठीक है, अब जैसे कि क्लासेस है तो यहां पर एक टीचर ये पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, तो क्या होगा? उस टीचर को सिर्फ उस सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज पे ध्यान देना पड़ेगा। उसको ये बैक ऑफ द माइंड टेंशन नहीं रहेगा, भाई मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। सो ये क्या होता है? सबसे पहला प्रिंसिपल होता है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज हमें हमारे मैनेजर के हाथ में देनी चाहिए। जैसे कि कोई भी काम की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के साथ साथ उसका जो भी नतीजा आएगा, उस नतीजे के जो भी कर्णधार होंगे, जो भी उसका क्या बोलते हैं उसको, जो भी रिफ्लेक्शन होगा या जो भी उसका रिजल्ट होगा, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तुम ही होगे। ऑथोरिटी मतलब क्या? राइट टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी मतलब क्या? राइट टू टेक डिसीजन, मतलब आप जब कोई भी डिसीजन ले सकते हो उसको ऑथोरिटी बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? कि आपने जो डिसीजन लिया, अब उससे जो परिणाम हो रहे हैं, परफेक्ट, उससे जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम के लिए जिम्मेदार भी कौन होगा? आप ही होंगे। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मींस इफ
If you are giving authority to a manager, then manager is a responsible for whatever thing happen. Okay, और authority and responsibility should go hand in hand. सिंपल यही चीज हमें अंदर समझाया गया है. एंड मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू द गोल. और मैनेजर के पास एक क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो भी गोल को अचीव करना है वो गोल को अचीव करने के लिए वो डिसीजंस को ले पाए. अब थर्ड बोला है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने का कारण एक ही होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन. अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का कभी ग्रो ही नहीं होगा. बिकॉज डिसिप्लिन मतलब क्या, वर्क कल्चर, टाइमिंग. ओके, ये सारी चीजें देखो यहां पर बोला भी है दैट एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन. ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल मतलब क्या, उन्हें रूल्स को इज्जत देनी चाहिए और रूल्स को ओबे करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए. और डिसिप्लिन क्या हेल्प करता है, जो भी गोल है बिजनेस का वो मदद करता है अचीव करने के लिए. और बिजनेस अपने गोल को कब अचीव कर सकता है, जब डिसिप्लिन होगा. और डिसिप्लिन कब होगा, जब वहां पे इफेक्टिव लीडरशिप होगा. ओके, अब देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट दिया है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम शब्दों में आपको चीजें समझा पाऊं तो वीडियो थोड़ा सा छोटा बन जाए. सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या कि एक सुपीरियर होना चाहिए सिर्फ. मींस दे शुड गेट कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. इससे क्या फायदा होगा, अगर एक सुपीरियर से उनको क्या मिलेगा, ऑर्डर्स मिलेंगे, तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे. अब समझिए दो मैनेजर लगा दिया, ठीक है. एक मैनेजर आ रहा है, वो बोल रहा है भाई ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, सब लग गए काम करने में. दूसरा ला के बोल रहा है अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना है. सो बोल रहा है अरे यार वो तो बोल करके ऐसे करना है, ये बोल रहा है ऐसे करना है. सो उससे क्या होगा, टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप वाला सीन हो जाएगा. ठीक है. सो यहां पर वही चीज है कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला है दैट दे शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. और ये प्रिंसिपल क्या मैं हेल्प करता है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमॉन्ग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन. अब जब एक ही सुपीरियर रहेगा तो वो प्रॉपरली सारे निर्णय खुद ही लेगा, जिससे क्या होगा, बिजनेस स्मूथली रन करने में मदद करेगा. ओके, और ये भी चीज में लिखा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है भी अगर नीचे वालों को, लोअर लेवल को, उनको प्रॉपर किसी एक सुपीरियर को रिपोर्ट करना चाहिए. मतलब सबको क्या एक ही सुपीरियर के पास जाए क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए. ओके, फिर फिफ्थ क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सिर्फ एक चीज याद रखना, वन हेड वन प्लान. अगर वन वर्ड या कहीं पर आया तो याद रखना वन हेड वन प्लान. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि पूरा बिजनेस एक ही दिशा की तरफ चलना चाहिए. इन द सेंस बोलूं तो भेड़ चाल. मींस जहां पर एक हेड ने बोला कि भाई ये चीज होनी चाहिए तो सब लोग बोल रहे हैं हाँ भाई यही चीज होनी चाहिए. उसमें से एक आकर ये नहीं बोलना चाहिए सर कुछ अलग करते हैं क्या. नहीं बेटा, कुछ अलग नहीं करना है आपको. जो मतलब भेड़ होते हैं ना, शिप्स, एक आगे चल रहे हैं, पीछे शिप सब हाँ भाई भाई चल रहे तो कुछ सोच के चलते होंगे. ठीक है. अब तुम बोलोगे अच्छा बुरा वो बात की बात है. ठीक है. बिजनेस का कभी भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होना चाहिए, एक तरफ जाना होना चाहिए, ना कि अलग अलग. बिकॉज डिफरेंट हेड्स डिफरेंट प्लान्स क्या होगा, बिजनेस को कहीं लेकर जाने वाला नहीं है. फिर उसके बाद अलग प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. मतलब अभी जो छठवां प्रिंसिपल है वो हमें क्या कह रहा है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस देना चाहिए रेदर देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को. बिकॉज जब भी हम कोई बिजनेस का डिसीजन ले रहे हैं, अगर मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय के नजरिए से लूंगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. मुझे क्या करना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जनहित में जारी का सोच के रखना चाहिए. जैसे कि समझिए कि मैं क्लासेस चला रहा हूं और मुझे समझिए मैंने टीचर को पढ़ाने को रखा और किसी एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे को उससे प्रॉब्लम है, सो मैं उस टीचर को रिप्लेस करने जा रहा हूं, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. ओके, क्यों, बिकॉज अदर आर हैप्पी ना.
अभी उस पर्सनल बंदे का कुछ बायस होगा तो उस एक इंडिविजुअल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, इफ देयर इज सम जेन्युइन इश्यूज, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज प्रॉब्लम है देन वी नीड टू डू अ चेंजेस, बट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से बड़ा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्रिकेट के लिए बोलते हैं ना कि दैट इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट या इज नॉट इंपॉर्टेंट देन टीम रिकॉर्ड। टीम जीतना चाहिए, इंडिविजुअल का 100 बनना जरूरी नहीं है। अगर इंडिविजुअल आकर 100 भी बना दे रहा है बट टीम हार जा रही है तो उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमारा क्या ही फायदा होगा। ओके, फिर देखिए उसके बाद क्या दिया है, 7th प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखिए देयर आर टू टर्म्स, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, पावर एक के कंट्रोल में होना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांट देना। अब यहां पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, अभी समझिए फर्म का साइज छोटा है, फर्म का साइज अगर छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पावर पूरे एक के हाथ में दे देंगे, सही कि नहीं। बट वही अगर फर्म का साइज क्या है, बड़ा है, तो हम उससे क्या करेंगे, पावर को बांट देंगे। अगर मेरे बहुत सारे ब्रांचेज है, फ्रेंचाइजीज है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक के हाथ में तो पावर नहीं रख सकते ना। सो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से हमें पावर को सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अगेन सेंट्रलाइज मतलब एक के हाथ में पावर होना, डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, पावर को बांट देना। समझ रहा है क्या। सो ये होना क्या है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। उसके बाद क्या दिया है मुझे, 8th पॉइंट क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब क्या, ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स में देखा था हम लोग ने, नेचर में देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब क्या, बिजनेस को अपने एम्प्लॉइज को एक प्रॉपर फेयर रेम्यूनरेशन देने की जरूरत है। अब फेयर रेम्यूनरेशन क्या है, फेयर रेम्यूनरेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब होता है सही पगार। अब ये सही पगार हम डिसाइड कैसे करेंगे, कौन डिसाइड करेगा ये सही पगार। ओके, तो ये कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर। मैनेजर को सोचना चाहिए कि हमारा बिजनेस का सेटअप कितना है, वो एम्प्लॉय हमारे लिए कितना यूजफुल है। अगर वो एम्प्लॉय हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है तो उसे उस हिसाब से पेमेंट देना चाहिए। और इफ दैट एम्प्लॉय इज नॉट दैट मच यूजफुल, अब ऐसे नहीं डिसरिस्पेक्ट, नॉट दैट मच यूजफुल मींस इतना फ्रूटफुल नहीं है, तो उस हिसाब से उसको क्या होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। तो यहां पर देखो वही लिखा है, द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मींस देखो अब जैसे कि इसका अगर तुम प्राइम एग्जांपल, तो जैसे कि हम अगर टीचिंग फील्ड में ही देख ले तो टीचिंग फील्ड में कैसे है कि बहुत सारे क्लासेस का क्या रहता है कि हमको एक्सपर्ट टीचर चाहिए, एक्सपर्ट टीचर चाहिए, द टीचर हु शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ फ्रॉम 8 to 10 ईयर, 8 to 10 ईयर, एंड व्हेन दैट टीचर कम, और वो क्या बोलेगा, भाई एक्सपर्ट टीचर है तो दे आर गोइंग टू चार्ज मोर ना। बट वैसे फिर क्या हो जाता है, अरे सॉरी गाइस एक्सपर्ट नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए यंग टीचर मांगता है हमें। ठीक है, सो प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है दैट बिजनेस डोंट वांट टू गिव फेयर रेम्यूनरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या बोल रहा है, दैट इफ some business or some enterprise have a if some business or some enterprises want to become a successful, then remuneration should be proper. Okay, और मतलब कंसीडर करिए ना उनके जो भी स्किल्स है उसको कंसीडर करके उनको रेम्यूनरेशन देना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मतलब क्या, जो भी डिसीजंस है या जो भी ऑर्डर्स है वो हायरार्की में क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, मींस अपर टू लोअर लेवल, प्रॉपर। ठीक है, सो यहां पे वही बोला है कि स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे कि स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पहले टीचर को बोलेंगे, टीचर प्रिंसिपल को बोलेगा, मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाऊंगा तो मैंने एक हायरार्की को ब्रेक किया ना। तो ये स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता। स्केलर चेन क्या बोलते हैं कि एक प्रॉपर साकड़ी को फॉलो करो। ठीक है, उसका एक दूसरा भाई है जो है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, गैंग प्लैंक का मतलब यहां पे सिंपल बोला है दैट फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नोन एज गैंग प्लैंक। मींस जब हम लोग सेम डिपार्टमेंट वाले आपस में फटाफट क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बांट ले रहे हैं, हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, आपस में ही इंफॉर्मेशन शेयर करके ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। और ये कब किया जाता है, जब इमरजेंसी का समय होता है, जब फटाफट सबको इन्फो पहुंच जाना चाहिए, तब इस मेथड को फॉलो करते हैं।
10वां क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये पढ़ लेना, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मींस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस जगह को, मतलब लोग जगह पे होने चाहिए जिस जगह पे उनको होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, जो मैंने जस्ट बता दिया कि सही इंसान सही जगह पर सही काम पर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे क्या कहा है लोग ने, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहा है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब क्या, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वेलिटी नहीं है, इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क क्या होता है, इक्वालिटी मतलब सबको क्या सामान्य रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सामान्य होना चाहिए। इक्विटी मतलब क्या, एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर डेजिग्नेशन, एज पर देयर स्किल, उन्हें क्या मिलना चाहिए, उनको जो भी वर्क है वो मिलना चाहिए। सो देखिए यहाँ मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट while dividing the work, delegating the authority, deciding the monetary term, etc. There should not be any description between the employees. Means employees के बीच में description नहीं होना चाहिए regarding their gender, etc. कुछ भी है, अगर if they are talented, if they are doing properly, so they should get proper salary and they should be treated in a proper way like they are treating the others. So बच्चों, principle of stability of tenure. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज है उन्हें हमें क्या देना चाहिए, एक गारंटी देनी चाहिए कि भाई आप इतने समय तक तो रहेंगे। बिकॉज उससे होता क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो क्या फील करता है, सिक्योरिटी फील करता है और वो बिजनेस की तरफ क्या हो जाता है, बोलते ना सॉरी, बिजनेस के तरफ वो ज्यादा ऑनेस्ट और क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। बिकॉज जब आपको पता है कि आपको कोई भगाएगा नहीं, so anyhow what you are going to do, you are going to give your hard work more, because आपको पता है कि बिजनेस ग्रो होगा तो आपका भी क्या होगा, इनकम ग्रो होगा। तो देखो अंदर वही लिखा है कि दैट इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एडवर्सली, वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। मतलब जितना ज्यादा आप क्या करोगे, एम्प्लॉइज को सिक्योर करोगे, उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, आपको टर्नओवर या तो प्रॉफिट कमाकर देंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, इनिशिएटिव रिफर्स टू द वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। वॉलंटियरिंग मतलब होता है मन से। मीन्स आप जब कोई काम को एक नए तरीके से, अच्छे तरीके से काम करने के लिए खुद से रेडी होते हो, उसे क्या कहा जाता है, इनिशिएटिव कहा जाता है। मीन्स टू डू समथिंग इन अ न्यू वे, अच्छे तरीके से। ओके, उसे क्या जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। मीन्स इसमें सिंपली क्या बोला है कि जो आपके एम्प्लॉयज है ना, उनको फ्रीडम दीजिए, भाई तू सोच, आइडियाज दे। अगर वो आइडियाज क्या है, मेरे लिए सूटेबल, मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट विद दिस आइडिया। ओके, अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई एम्प्लॉय, बिकॉज ऐसा नहीं कि भाई मही राजा मही मंत्री वाला सीन, ठीक है, कि जो डिसीजन लेना है मेरे को ही लेना है, अगर कोई और डिसीजन लेगा तो उसकी सुना नहीं जाएगा। ठीक है, डिसीजन नहीं आइडिया बोल सकते हैं, अगर कोई और आइडिया देगा तो उसका सुना नहीं जाएगा। हाँ भाई देखो, इफ यू आर अ मैनेजर दैट एनी हाउ यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन, बट अगर किसी और के पास कोई आइडिया है सो एटलीस्ट यू कैन लिसन टू दैट आइडिया। ओके, सो यही बोला है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और एक क्या हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाकर रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स दैट इज टीम वर्क, मीन्स हमें टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। दैट इज हेनरी फेल हैज गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। मीन्स एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब क्या, यूनियन इज स्ट्रेंथ। मतलब प्रिंसिपल मतलब हेनरी फेल ने क्या बोला, एकता में शक्ति है। मीन्स इफ ऑल एम्प्लॉइज are doing everything in unity, ठीक है, अगर पूरे एम्प्लॉइज कोई भी चीज को एकदम यूनिटी के साथ करेंगे सो अपने आप क्या होगा, बिजनेस का ग्रो होगा। बिकॉज अगर एम्प्लॉइज में आपस में ही अंदर अनबन होगा तो इससे क्या हो जाएगा कि बिजनेस का ग्रो होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हेनरी फेल ने क्या बोला कि हमें टीम स्पिरिट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। मींस यूनियन स्ट्रेंथ को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि 14 प्रिंसिपल आपके सामने कर चुका हूं।
क्विकली फटाफट बता देता हूं दैट डिवीजन ऑफ वर्क मींस क्या, वर्क शुड बी डिवाइडेड एज पर देयर स्किल, एज पर देयर टैलेंट. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस क्या, इफ यू आर गिविंग राइट टू टेक डिसीजन टू अ मैनेजर देन दैट मैनेजर शुड बी रिस्पॉन्सिबल व्हाटएवर थिंग विल हैपन. डिसिप्लिन मतलब क्या, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको अपना गोल अचीव करना है. ओके, बिकॉज और डिसिप्लिन कब रहेगा, जब इफेक्टिव लीडरशिप रहेगा. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या, दैट देयर शुड बी कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड बाकी लोग सुनने के लिए होने चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या, वन हेड वन प्लान, मतलब सब लोग एक ही दिशा में चलने चाहिए. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, मतलब हम लोग को इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेजर इंपॉर्टेंट लेना चाहिए रदर देन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को. सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, देयर आर टू थिंग्स, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, पूरा पावर एक के हाथ में होना चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांट देना चाहिए. डिपेंड अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ द फर्म. रेम्यूनरेशन मतलब क्या, बिजनेस को एक फेयर रेम्यूनरेशन रखना चाहिए. डिपेंड अपॉन द स्किल एंड क्वालिटी एंड द टेन्योर एंड द नॉलेज एंड द लॉट्स ऑफ थिंग डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन देना चाहिए. स्केलर चेन मींस क्या, एक प्रॉपर फ्लो को फॉलो करना चाहिए, हायरार्की को फॉलो करना चाहिए ऑर्डर को पास ऑन करने के लिए. बट अगर इफ देयर इज एनी इमरजेंसी दे शुड यूज गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक मतलब क्या, आपस ही डिपार्टमेंट में क्या करो, फटाफट इन्फो बांट डालो. ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है दैट दे शुड गेट मींस द राइट थिंग शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, तभी क्या होगा, काम हो पाएगा. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, दैट द एवरी एम्प्लॉय शुड ट्रीटेड प्रॉपरली. ओके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में होना नहीं चाहिए और उनको उनके काम के हिसाब से फेयर वेजेस मिलने चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या, दैट एम्प्लॉय को फील करवाओ कि दैट दे आर सिक्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो लंबे समय तक काम करेंगे. ओके, तो उससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. उसके बाद इनिशिएटिव मतलब क्या, टू डू एनी वर्क वॉलंटियरिंग. ओके, मींस सिंपल भाषा में बताऊं तो कोई भी चीज को अपनी इच्छा से करना और कोई नए तरीके से करने को क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं. ठीक है, सो क्या करना चाहिए, हमें एक एनवायरमेंट बनाना चाहिए जहां पर क्या हो, सब लोग अपने मन से क्या करें, काम करने के लिए रेडी हो और सबके आइडियाज को क्या क्या हम कैचअप करें. और एस्पिरिटी कॉर्प्स मतलब क्या, हमें टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए और यूनियन इन स्ट्रेंथ के एक आइडियोलॉजी को हमें प्रमोट करना चाहिए. इसी के साथ हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज हेनरी फ्यूल का मैनेजमेंट खत्म होता है. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको FW टेलर ने लिखा है. तो चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ग्रेड अपग्रेड को. थैंक यू.